हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को जानेंगे एक परिचय के रूप में। कक्षा 12वीं की समष्टि है, मैक्रो को जानेंगे और पढ़ेंगे, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय। अध्याय 1 परिचय दे तो जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप अवश्य पूर्व परिचित होंगे। इस अध्याय के आरंभ में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर का एक सरलीकृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे आप परिचित होंगे। आप में से जो आगे चलकर उच्चतर अध्ययन में अर्थशास्त्र में विशिष्टता प्राप्त करने का चुनाव करेंगे, वे आज समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किए गए एक अधिक जटिल विश्लेषणों से अवगत होंगे। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के मूल प्रश्न वही रहेंगे। आप पाएंगे कि ये वास्तव में व्यापक आर्थिक प्रश्न है, जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। क्या संपूर्ण रूप से कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है अथवा बुरी हालत में? अर्थव्यवस्था अच्छी है अथवा बुरी, इससे प्रदर्शित करने का संकेतक क्या होगा? राज्य कौन सा कदम उठाएंगे या लोगों की मांग करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें देश की पूर्ण रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इन प्रश्नों पर जटिलताओं के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है। इस पुस्तक में आपका परिचय समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण की कुछ मूल सिद्धांतों से होगा। जहां तक संभव होगा, सिद्धांतों का सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा। कभी कभी पाठकों को कुछ कठिनाइयों से परिचय करवाने के लिए प्रारंभिक बीजगणित का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्गत स्तर भी बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में साधारण तथा एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। हम भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक घटते या बढ़ते हुए देख सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर, कीमत स्तर या रोजगार का स्तर एक दूसरे से निकट संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। उपयुक्त परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत स्तर पर विचार करने के बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के एक प्रतिनिधि के रूप में एक वस्तु के बारे में विचार कर सकते हैं। इस प्रतिनिधि वस्तु का उत्पादन स्तर भी सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत उत्पादन स्तर के अनुकूल होगा। इसी तरह इस प्रतिनिधि वस्तु का कीमत स्तर अथवा रोजगार स्तर अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत और रोजगार स्तर को प्रतिबिंबित करेगा। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सामान्य इस विश्लेषण को सरलीकृत किया है कि एक एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर कैसे देश का कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का
संबंध उन विशेषताओं जिन्हें परिवर्ती कहते हैं, जैसे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि से है। तथा इससे क्या होता है, हम इसे सरलीकृत करने में सक्षम हैं और इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा उसका सार प्राप्त करते हैं कि उन अधिसंख्य वास्तविक वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कीमत, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ इत्यादि के साथ होता है, कमोबेश वही दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। खास तौर से जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसी तरह जैसे कि कीमतें बढ़ती हैं, जैसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, और जब कीमतों में गिरावट आती है तो उसको मुद्रा अस्फीति कहते हैं। ठीक है, जो आगे हम जानेंगे इसके। यह रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते जाते हैं, जिसे मंदी कहा जाता है, जिसे मंदी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। मुद्रास्फीति और मंदी, ये मंदी, ओके, मंदी है, ये है। इसके बाद बात करें इन परिवर्तनों के संचालित की सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्यतः उसी प्रकार होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए समस्त रूप से दिखलाई पड़ती है। हम नीचे देखेंगे कि कभी कभी हम इस उपयोगी सरलीकरण से विचलन की ओर भी जाएंगे, जब हम यह अनुभव करेंगे कि देशी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनती है। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों, उदाहरण के लिए कृषि या उद्योग की आत्मनिर्भरता या यहाँ तक कि कीमतों के बीच प्रतिद्वंद्विता या क्षेत्रों के बीच संबंध, जैसा कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्रक, व्यापारिक क्षेत्रक और सरकार, एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उसे देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष में विशिष्ट गुणों की अपेक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दशाएं बिल्कुल भिन्न प्रकृति की होती हैं, अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को लें तो हम किसी फर्म में प्रबंधक और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामलों में वस्तु, श्रम अथवा उत्पादन तकनीक की एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में 3 सामान्य प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती हैं: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। 3 प्रकार की हम वस्तुएं ले सकते हैं: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, इन वस्तुओं की उत्पादन की तकनीक और कीमत में अंतर हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ की गई इस चर्चा और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपने पूर्व अध्ययन से शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। संक्षिप्त सार के रूप में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको व्यक्तिक आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिनसे वे चालित होते हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। ये व्यष्टि, जिसका अर्थ होता है छोटा,
एजेंट है, अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति की व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं। क्रेता या विक्रेता कंपनी भी हो सकती है, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। उत्पादक अथवा विक्रेता और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में, पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है। उसे अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य बड़ा संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, जैसे मुद्रास्फीति अथवा बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है या फिर मान लिया गया है। ऐसे परिवर्तन नहीं है कि व्यक्ति क्रेता अथवा विक्रेता बदल सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग तथा पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ओके अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी यह सलाह दी कि यदि, यहाँ गौर करने वाली बात है, यदि विक्रेता अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि प्रत्येक बाजार में जो क्रेता हैं और विक्रेता हैं वो अपने निजी हित को ध्यान में रखते हैं, तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार नहीं करना पड़ेगा यदि क्रेता और विक्रेता जागरूक हो जाएंगे तो। बहुत अच्छी बात कही है। ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के नाम रूप में जाने जाते हैं एडम स्मिथ जी। किंतु अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में यह अन्वेषण किया कि उन्हें आगे देखना होगा। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। एडम स्मिथ का जीवन परिचय देखें तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय यह विश्व राजनीति अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। इनको वे स्कॉटलैंड के निवासी थे। यह ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उनकी प्रकाशित पुस्तक एक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में विषय की मुख्य ये प्रकाशित हुई थी कि पुस्तक 1776 में नेशंस विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। पुस्तक के अनुच्छेद से कसाई, कृषक एवं नानभाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी जरूरतों की बात करते हैं, ना कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके स्व प्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे।
अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता है, द्वितीय कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है किंतु संतुलन मांग व पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है, तृतीय जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य अथवा समस्त जनता को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिनके लिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा लिए गए व्यष्टि अर्थशास्त्रीय निर्णयों के कुछ समस्त प्रभावों में परिवर्तन करना पड़ता है। इन उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों को करारोपण और अन्य बजट नीतियों और मुद्रापूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। यह बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर अथवा कम करने के लिए, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, सुशासन प्रदान करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का चयन करना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं हैं जो उपर्युक्त सूची स्थितियों में प्रयोग करना स्पष्ट है। संक्षेप में इनका उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा कौन होते हैं? आर्थिक भूमिका अदा करने वाले होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय वैधानिक निकाय हैं जो रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसी प्रकार की संस्था करते हैं। विधि अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषित की गई है, ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं है जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से व्यक्तिगत निर्णयकर्ताओं से अलग होते हैं। द्वितीय, जैसे बोलें तो समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? स्पष्टता उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है। इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उनकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। आर्थिक एजेंट की बात करें तो आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना और कितना करना है। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है और साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से लेके ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद प्रकाशित होने के बाद हुआ कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्रॉब्लम था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को क्लास की परंपरा के रूप में जाना जाता है। देखो ये भी यहाँ पे बने क्लास की परंपरा के रूप में जाना जाती है। ऐसे बस आप सुनते जाइए
और आपको मैं आशा करता हूँ 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जॉन मेनार्ड के बारे में जान लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के रूप में भी जुड़े रहे। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। उनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी की अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। कीन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज थे, किंतु 1929 की महामंदी और बहुत बड़ी महामंदी आई थी 1929 में, जैसा अभी कोरोना के काल में आया ना, ऐसा ही 1929 में। ठीक है, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगारों के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी। बेरोजगारी की दर बहुत बड़ी बात है। इसे बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। तो 19 महामंदी आई थी ना, इस महामंदी के काल में अमेरिका में 1929 से 1933 बोलें तो 4 साल में बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर के 25% हो गई थी। ये सब महामंदी आई थी 1929 में भी, बहुत बड़ी महामंदी थी। ठीक है, जैसा ही अभी है इससे भी खतरनाक थी, लेकिन अब तो कोरोना काल में तो और बिगड़ता जा रहा है माहौल। और महामंदी कितनी हो गई थी? 25% हो गई थी, 3% से बढ़कर के महज 4 वर्षों में अमेरिका में 1929 से 1933 में। ठीक है, तो परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं। बेरोजगारी की परिभाषा के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि जो लोग काम सुनिएगा ध्यान से, बेरोजगारी की परिभाषा जैसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि जो लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं। ठीक है, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं, इसे भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उससे प्राप्त की जा सकती है बेरोजगारी। मतलब ये कहा गया है कि ऐसे लोग जो काम करने के इच्छुक तो हैं और काम नहीं करते हैं, उनमें उन लोगों की संख्या से भाग देना है जो इच्छुक हैं और काम करते हैं। ठीक है, ऐसे अब मैं बता रहा हूँ साधारण भाषा ये भी है, इससे साधारण भाषा कहाँ होगी, NCERT की है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, इनमें भाग देना है हमें ऐसे लोगों से जो काम करने के इच्छुक हैं और जो काम भी करते हैं। तो हमें बेरोजगारी की जो कुछ भी परसेंटेज होगा या संख्या होगी वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। उस रूप से प्राप्त की जा सकती है। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई थी। ये भी है यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। इन घटनाओं ने, ये लिखते जाइएगा साथ में यदि लिखना है तो, पॉइंट जितने पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, बाकी तो पढ़ते जाना है। गिरावट आई। इन घटनाओं के अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया गया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी वहाँ एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। कीन्स की पुस्तक
इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनकी दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ देखें तो हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानते होंगे। देखो, अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी, मुख्य रूप से, ठीक है। और हमारे देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी प्लस समाजवादी, इन दोनों का मिश्रण है हमारे देश में, इसलिए उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसपे बाजार का आधिपत्य होता है, बाजार का कंट्रोल होता है, सरकार नाम मात्र का इस पे क्या करती है, इफेक्ट नहीं होता है। यदि बाजार में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है तो उसके जिम्मेदार बाजार हैं, और बाजार उसी हिसाब से वो उत्पादन करेंगे, किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे कारखानों से, या उसी हिसाब से बाजार में वस्तुएं लाएंगे और वो अपने हिसाब से रेट बढ़ाएंगे, वस्तुओं का कमाएंगे। इस पे सरकार का किसी भी प्रकार से वर्चस्व नहीं होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जो पूरी तरीके से सरकार के हित में होती है और सरकार द्वारा समाज के हित में होती है, समस्त नागरिकों के हित में होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि क्या किससे फायदा है किससे नुकसान है, बस वो ये देखा जाता है कि सर्वांगीण विकास हो सभी का। उसी हिसाब से सरकार अपने योजना बनाती है और उसी हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन करवाती है, वो महंगाई भी करती है और महंगाई में अस्फीति भी करती है, ऐसी बात नहीं है, वस्तुओं की कीमत में गिरावट भी करती है। तो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का आधिपत्य होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी तौर पे आधिपत्य होता है, बाजारों का आधिपत्य होता है। समझ गए होंगे, हमारे यहाँ पे दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम कहाँ थे, पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम वहन करते हैं होते हैं। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या वे पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, जैसे कच्चे माल, तथा कुछ तो स्थायी पूंजी के रूप में रहता है। जैसे भूखंड उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है, जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करेंगे। इन तीन प्रकार के उत्पादन के कारकों जैसे पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पाद को बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अंश पूंजी की ब्याज के रूप में तथा कुछ श्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं, जो लाभ का कहलाता है। इस लाभ का उपयोग, ध्यान दे रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे समझ गए होंगे आप। उपयोग उत्पादक आगे नई मशीन खरीदने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं ताकि उत्पादन का विस्तार हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। निवेश किसको कहते हैं? नई मशीन खरीदने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं? उत्पादन का विस्तार हो।
विस्तार के लिए, उत्पादन के विस्तार के लिए मशीनें लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं। समझ रहे हो ना। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है, अब इसमें उत्पादन क्षमता जो बढ़ाना है, उस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उसमें खर्च करेंगे कि भाई निवेश करो कुछ तभी तो बढ़ेगा, पैसे खर्च करो, किसी भी चीज़ का कारखाना लगाया, ठीक है, मशीनें लगाई ताकि किसी भी चीज़ का उत्पादन हो तो उसमें जो पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसको हम निवेश कहते हैं, ठीक है, या एक्सपेंडिचर को, व्यय को, जो हमारा खर्च है उसको हम निवेश कहते हैं, ठीक है। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वह अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मैंने बताया था आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बाजारों का नियंत्रण होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों में निम्नलिखित अभिलक्षण हों। जैसे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जैसे मैंने बता दिया है पहले, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। यदि हम उपरोक्त 3 मानदंडों को विश्व के देशों के लिए के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पहले 300-400 वर्ष के दौरान अस्तित्व में आए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ भी देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। कई अल्प विकसित देशों में खास करके कृषि में उत्पादन का कार्य किसानों परिवारों के द्वारा किया जाता है। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी एक बार होता है और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता, उत्पादन का एक बहुत बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। प्रायः किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। अधिसंख्यक आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व नहीं होता है। भूमि का स्वामित्व समस्त जनजाति के पास हो सकता है। हमने इस पुस्तक में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह ऐसे समाजों पर लागू नहीं होता है, किंतु यह सच है कि अनेक विकासशील देशों में, विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है। विकसित देश वो हैं जो पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। अब संपन्न कैसे हो चुके हैं? जहाँ पे भुखमरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, ठीक है, जो सर्वांगीण विकास के लिए जो उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं सभी की उपलब्धता है, तो ऐसे देश को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? विकसित। और विकासशील देश गरीब देश कहलाते हैं। अब गरीब कहने में बुरा हो जाता है, शब्द का अच्छा मतलब नहीं निकलता, इसलिए उसको विकासशील नाम दे दिया गया है। समझ पा रहे हो ना बात को? विकासशील का मतलब गरीबी है, गरीब है विकासशील, वो तो चल रहा है विकास ऐसा होता ही रहता है, वो गरीबी कहलाते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाइयाँ मौजूद हैं वह पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इस पुस्तक में उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा गया है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन, हमारा देश विकासशील देश में आता है, विकसित देश नहीं है, ये भी ध्यान देना आप। विकसित देश तो यूएसए, चाइना, ये सब देश हैं, ठीक है। कारोबार संचालन का दायित्व उद्यमियों के ऊपर होता है। उद्यमी ही बाजार से श्रमिकों को किराए पर लाकर अपने उत्पादन प्रक्रिया में नियोजित करता है। इसी प्रकार वह भूमि पूंजी का भी नियोजन करता है। इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। उनका उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर जिसे निर्गत कहा जाता है, बाजार में उनको बेचना और उनसे लाभ प्राप्त करना है। तो जिस वस्तुओं को बाजार में बेचते हैं फिर लाभ प्राप्त करते हैं, सबको निर्गत कहते हैं। इस प्रक्रिया में उसे जोखिम अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उसमें जोखिम हो और ऐसा भी नहीं है कि उसको लाभ प्राप्त हो जाए, हो सकता है कि नुकसान हो जाए उत्पादन करे। तो यहाँ पे दोनों प्रक्रियाओं का जोखिम अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए वह जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है ऊंची कीमत पर वह नहीं बिक पाती है, इससे उद्यमी के लाभ में कमी होती है। ध्यान देने की बात है कि पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया उससे प्राप्त निर्गत बाजारों में बेचकर करते हैं। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में अनेक अनुरूप एक संस्था होती है। राज्य की भूमिका कानून बनाने, उसे लागू करने, न्याय दिलाने में भी होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राज्य उत्पादन का कार्य भी करता है, कर लगाने और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य के
द्वारा स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं तथा स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें तो राज्य के इन आर्थिक प्रकारों का उल्लेख करना यानी आर्थिक प्रकारों का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे राज्य को सूचित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम आगे सरकार शब्द का प्रयोग करेंगे। देखो, यहाँ राज्य से मतलब ये नहीं है कि राज्य है किसी स्टेट की बात हो रही है कि यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से। तो उन्होंने बोल दिया है कि अब यहाँ राज्य को सूचित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम सरकार शब्द का यूज करेंगे। हम तो सरकार से तात्पर्य है राज्य से, ना कि राज्य से। ओके, किसी इस अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। समझ पा रहे हो कि अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त जो दूसरा क्षेत्र होता है उसको पारिवारिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। परिवार भी बचत करते हैं और कर अदा करते हैं। उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं। हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं। ये लोग फर्मों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे सरकारी विभागों में काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं, अथवा वे फर्मों के स्वामी भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार के लोग, काम करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, जॉब करने वाले भी हो सकते हैं या मालिक भी हो सकते हैं। तो फर्मों के उत्पादन की जिस बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा वे भूमि को पट्टे पर देकर अथवा पूंजी को उधार देकर भी ब्याज कमा सकते हैं। अभी तक हमने देशीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों का उल्लेख किया है, लेकिन विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार भी करते हैं। बाह्य क्षेत्र हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाह्य क्षेत्र से व्यापार 3 प्रकार से हो सकता है। जब कोई देश अपनी, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तुएं विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। कोई भी देश अपनी वस्तुओं का दूसरे देशों में बेचते हैं, उत्पादन करके अपनी वस्तुओं का दूसरे देशों में बेचते हैं तो उसको हम निर्यात कहते हैं। और जब किसी वस्तु का हम दूसरे देश से मंगवाते हैं अपनी पूर्ति के लिए तो उसको आयात कहते हैं। यही है, ठीक है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का भी प्रभाव हो सकता है अथवा कोई देश विदेशों में पूंजी का निर्यात भी कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयात निर्यात हो जाता है। सारांश इससे क्या निकला है तो सारांश भी देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इसमें उन विविध अंतर सहलंघताओं की भी चर्चा है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहती हैं। इन्हीं कारणों से यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में कार्यप्रणाली का भी परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को एक समान मान लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक विषय के रूप में 1930 में कीन्स के कारण हुआ। महामंदी से विकसित देशों को गहरा धक्का लगा और कीन्स को अपनी पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। इस पुस्तक में हम प्रायः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का भी अध्ययन करेंगे, अतः इसमें विकासशील देशों की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों के रूप में संयोग के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये पहला अध्याय हो जाता है खत्म। और देख लेते हैं कुछ, जैसे ब्याज की दर, मजदूरी दर, लाभ, आर्थिक एजेंट इकाइयाँ, महामंदी, बेरोजगारी की दर, उत्पादन के 4 उत्पादन के साधन है, कारक, भूमि है, आगत, पूंजी, श्रम, निवेश, व्यय है, उद्यम वृत्ति, पूंजीवादी बदेश अथवा पूंजीवादी मजदूरी, श्रम, अर्थव्यवस्था, फर्म, पूंजीवादी फर्म, निर्गत, परिवार, सरकार, बाह्य क्षेत्र, निर्यात, आयात। इस प्रकार से अभ्यास देखें। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। अब यहाँ पे जैसे पहले प्रश्न हो जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में किस प्रकार का अंतर है। जो आपने पढ़ा है उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, और जो समझा है। अब जैसे मैं बता देता हूँ इसका पहले, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र उसको कहते हैं जिसमें किसी छोटे क्षेत्र की
अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था का, बाजार, अपने घर का खर्चा पानी जो कुछ भी हो, छोटे लेवल का, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र यह है, समष्टि, व्यष्टि मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब कम, तो यहाँ पे किसी क्षेत्र की भी हो सकती है अर्थव्यवस्था और किसी परिवार की भी हो सकती है, किसी गांव की हो सकती है, ठीक है, छोटे लेवल पे। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में एक संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था के संबंध में, तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। ये समष्टि का मतलब होता है बृहद, बड़ा, और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, ठीक है। इस प्रकार से अब जैसे मैंने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने बताया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सबसे पहली बात तो यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, ये मैंने बताया आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसपे बाजार का पूर्ण रूप से आधिपत्य होता है या नियंत्रण होता है, ठीक है, जिसपे सरकार का आंशिक रूप से होता है या होता ही नहीं है, ठीक है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात करें तो जैसे यूएसए है, सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए, अमेरिका, ठीक है, तो वो ऐसी हैं और उसकी विशेषताएं भी ये होती हैं, वो जनता का हित ना देख करके वो यहाँ पे निजी क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब कैसे नहीं जनता का हित नहीं देखा जाता, हित की बात करें तो देखो वहाँ पे ये नहीं होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत को उनको बढ़ाना है तो वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें आम जनता इसको खरीद पाएगी या नहीं खरीद पाएगी। उनमें तो उनका ये है कि उनको वस्तु की कीमत बढ़ाना है तो बढ़ाना है, चाहे आम लोग खरीद पाएँ या नहीं खरीद पाएँ। तो ये सभी के उससे नहीं लिया, समाज के हिसाब से नहीं लिया जाता, वो अपने बाजार के हिसाब से वस्तुओं की कीमत को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, जैसा उनको लगता है। तो एक विशेषता तो ये हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है, ठीक है, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। 1929 की महामंदी आई थी, इसके बारे में भी बताया हमने। 1929 में महामंदी आई थी, ध्यान होगा, तो उसमें क्या हमने आपको बताया था। 1929 में जब महामंदी आई थी तो 1929 से 1933 के बीच में महज 4 वर्षों में यूएसए में जो बेरोजगारी की दर है वो 3% से बढ़कर के 25% हो गई थी। ये बताया था आपको, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है अध्ययन आज अध्याय 1 का। इसके बाद सुझाव और दिमाग पठन है, ये कुछ नहीं है, बस यही हो जाता है अध्याय 1 अपना। और अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट कीजिएगा, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।